नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि वर्तमान समय में जो भारत की जनगणना 2027 है, उसका कार्य गतिमान है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य होना है, जिसके तहत जो विभिन्न कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनकी ड्यूटियां लग रखी है प्रगणक के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में। तो जब इन साथियों को एचएलओ ऐप के माध्यम से लॉगिन करवाया जाता है और एचएलओ ऐप के माध्यम से जब इनको इनके आवंटित ब्लॉक में मकान सूचीकरण के लिए भेजा जाएगा, विभिन्न राज्यों में इसकी तिथियां अलग अलग निर्धारित की गई हैं। आपके राज्य में क्या तिथि है, कृपया कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो कुछ राज्यों में ट्रेनिंग्स भी चल रही है, जो प्रगणक है या फिर सुपरवाइजर है, उनकी ट्रेनिंग्स भी चल रही है और ट्रेनिंग्स में उनको बहुत ही बारीकी से समझाया भी जा रहा है कि जब एचएलओ ऐप के माध्यम से आपको 1 से 34 तक प्रश्न उसमें सेलेक्ट करने होते हैं और वहाँ की वस्तु स्थिति को देखते हुए वहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनका निर्धारण करना होता है कि कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। तो वो बताया जा रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से 16 तक जो इसमें कुछ तकनीकी बारीकियां हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। तो उन कन्फ्यूजन का आपको किस प्रकार से निवारण करना है ताकि आप एचएलओ ऐप के माध्यम से उन प्रश्नों के सटीक उत्तर भर पाए वहाँ की वस्तु स्थिति को देखते हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 17 से 34 के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको एचएलओ ऐप में जो प्रश्न संख्या 1 से 16 तक प्रश्न है उनका निवारण करने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 2026 के प्रश्न हैं, उनमें जो श्रेणी आएगी तो उसमें आएगी आवास की स्थिति। इसके जो प्रश्न होंगे वो होंगे कि जो आवास की स्थिति है उसमें फर्श, दीवार और छत की सामग्री, घर का उपयोग और स्थिति, स्वामित्व, कमरों की संख्या, विवाहित जोड़ों की संख्या इस स्थिति के अंतर्गत आएगी जो आवास की स्थिति लिखी गई है। उसी प्रकार जो उपलब्ध फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उनके अंतर्गत पेयजल की सुविधा, प्रकाश की व्यवस्था, शौचालय सुविधा, जल निकासी, स्नान, रसोई, खाना पकाने के लिए ईंधन कौन सा यूज करते हैं। तो ये इस प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे। जो आपकी धारित संपत्तियां हैं जिसमें रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, टेलीविज़न हो गया, जो चलित अवस्था में है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, इंटरनेट की पहुंच। और अन्य में आएगा प्रयोग जो परिवार में उपभोग किया गया अनाज और मोबाइल नंबर। जो मुख्य अनाज प्रयोग किया जाता है परिवार में उसका यहाँ पर उल्लेख आएगा। अब स्थान संबंधी विवरण को हम किस प्रकार से भरेंगे। जो आपको एचएलओ ऐप प्रदान किया गया है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन आईडी भी पता होगी, पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड किया गया होगा। तो जो पहला चरण होगा इसमें कि लॉगिन करना, प्रदत्त लॉगिन से लॉगिन करना, जो क्रेडेंशियल्स दे रखे होंगे उससे लॉगिन करना है यूजर आईडी पासवर्ड से। और स्थान संबंधी विवरण जो लोकेशन पर्टिकुलर्स है पूर्ण रूप से आपको दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा चरण दूसरे में देखेंगे सूचना की जांच करना कि स्थान संबंधी विवरण की नियुक्ति पत्र में दिए गए विवरण से मिलान कर लें। जब आप इसमें लॉगिन करते हैं तो जो स्थान आपको यहाँ पर दिखाई देगा एचएलओ ऐप में, वही आपको आपके नियुक्ति पत्र में दिखाई देना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यहाँ पर 0006 दिखाई दे रखी है, तो आपके नियुक्ति पत्र में भी यही हाउस लिस्टिंग ब्लॉक होना चाहिए। और तीसरे चरण में आपको डाटा एंट्री आरंभ करें। आवंटित जो ब्लॉक है उसमें अनुमानित जनगणना मकानों की संख्या आपको यहाँ पर भरने की एक अनुमान लगाना है कि इतने मकान यहाँ पर हो सकते हैं। अब इसमें जो लाइन संख्याएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं। इस ऐप में एचएलओ ऐप है जो, इसमें लाइन नंबर ये देखेंगे आप, लाइन संख्या स्क्रीन के ऊपरी भाग में दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे टॉप में स्क्रीन में दिखाई देगी। लाइन संख्या निष्क्रिय डिसेबल्ड होती है और स्वतः ये अपने आप ही ऑटोमेटिक फिल होती जाएगी जैसे जैसे एक क्रम से आप आगे बढ़ते जाएंगे। यह संख्या एचएलओ ऐप की सभी अगली स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में प्रदर्शित होगी, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है भवन संख्या। ये लाइन नंबर 00 ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो भवन संख्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि भवन संख्या
कैसे आप निर्धारित करेंगे। और भवन संख्या को निर्धारित करते समय भी दो कंडीशन आ सकती है। पहली कंडीशन ये है कि जो ब्लॉक आपको आवंटित हुआ है वहाँ का जो लोकल प्रशासन है उनके द्वारा ऑलरेडी वहाँ पर भवन संख्याओं को आवंटित किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पहले से ही भवन संख्या निर्धारित है। तो आपको क्या करना है इस स्थिति में, यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्थित रूप से भवन संख्या दी गई है तो इनका प्रयोग किया जाना चाहिए एवं नए जनगणना भवन संख्या नहीं दिए जाने चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको अपने आप कोई नए जनगणना भवन संख्या नहीं देनी है, बल्कि जो लोकल प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी पहले से ही आवंटित भवन संख्या है उनको आपको लिखना है। और दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि नए जनगणना भवन यदि प्रगणक को ऐसा ब्लॉक आवंटित होता है जहां लोकल प्रशासन द्वारा भवन संख्या व्यवस्थित रूप से नहीं दिए गए हैं या फिर दिए ही नहीं गए, ये एक दो कंडीशन है इसमें, या तो जो भवन संख्या हैं वो व्यवस्थित रूप से नहीं दिए गए हैं और या फिर दिए ही नहीं गए हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, जहां लोकल प्रशासन द्वारा क्रमांकन नहीं दिया गया है या अपूर्ण है वहां अनुक्रमिक भवन संख्या आपको आवंटित करनी है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि भवन संख्या आपने 1 लिख दी, फिर नेक्स्ट वाले को भवन संख्या 2 लिख दी, नेक्स्ट वाले को भवन संख्या 3 लिख दी। तो ये दो कंडीशंस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर मेन प्रश्न आता है कि भवन हम किसको कहेंगे, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि जो खाली प्लॉट हैं, बिना छत की निर्माणाधीन इमारतें हैं या कोई ऐसा स्ट्रक्चर जहां निवास नहीं किया जा सकता, उनको भवन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर इस चित्र में आप देखेंगे कि जो ये इसमें छत भी है और यह रहने योग्य भी है, इसमें रहा भी जाता है, तो ये भवन कहलाएगा। जबकि ये एक खाली प्लॉट है, ये निर्माणाधीन भी है, तो इसको हम भवन की संख्या नहीं दे सकते। और कुछ मामलों में जो लोकल प्रशासन होता है उनको जो खाली प्लॉट है उनको भी नंबर दे दिया जाता है, लेकिन आपको केवल जो जनगणना भवन संख्या भवनों को ही दिए जाने का प्रावधान है, जो जनगणना में ये भवन संख्याओं का निर्धारण होगा। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें कि यदि लोकल प्रशासन के द्वारा खाली प्लॉट को भी नंबर आवंटित किया गया है तो आपको उसको भवन नहीं मानना है। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कंडीशंस यहाँ पर बताई गई है। भवन संख्या देने का यह उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक भवन और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में स्थित जनगणना मकान को एक व्यवस्थित रूप से आवंटित क्रमांक प्राप्त हो। अब भवन संख्या देने का क्या प्रोटोकॉल है ये भी देख लेते हैं। क्या ब्लॉक के समस्त भवनों को लोकल प्रशासन द्वारा व्यवस्थित रूप से भवन संख्या दी गई है। इसमें जैसे हमने पहले भी बताया दो कंडीशन हो सकती है, एक हाँ हो सकती है और एक ना हो सकती है। यदि दे रखी है लोकल प्रशासन के द्वारा भवन संख्या, तो लोकल प्रशासन द्वारा जो दी गई भवन संख्या है उसको आपको रिकॉर्ड करना है। और यदि नहीं दी गई है तो नई जनगणना भवन संख्या आपको लिखनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनगणना के उद्देश्य से ब्लॉक में भवन संख्या देते समय एक ही नंबर सिस्टम को लागू करना है। एक ही ब्लॉक में दोनों तरह के नंबर नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए। भवन संख्या से पहले ज यानी कि जनगणना भवन नंबर भी लिखा जाना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं जनगणना कार्य के दौरान एक नया भवन आपको देखने को मिल सकता है। यदि पहले से बने हुए दो भवनों के बीच में कोई नया भवन पाया जाता है तो नए सिरे से नंबर नहीं दिया जाना है, बल्कि नए भवन को सब नंबर दिया जाएगा। जैसे कि मान लिया कि ये भवन संख्या 10 है और ये भवन संख्या 11 है, लेकिन इनके बीच में एक ऐसा भवन आ गया जिसको भवन संख्या आवंटित लोकल प्रशासन के द्वारा मान लिया नहीं दी गई थी, तो उस कंडीशन में आपको इसको 12 नहीं देना है क्रम संख्या, इसको 10 के बाद, क्योंकि यहाँ 11वां नंबर यहाँ पर है, 10 ये है 11 यहाँ है, तो आप इसको 10/1 दे सकते हैं इसको भवन संख्या को जो बीच में आ गया है। इसी प्रकार अगर एक और भवन बीच में आ जाता तो 10/2 दे देते यदि उसको भवन संख्या आवंटित नहीं हो रखी होती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनगणना मकान संख्या हम कैसे देंगे। जनगणना मकान गणना की मूलभूत इकाई है। एक मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर नए जनगणना मकान को एक अद्वितीय अनुक्रमित संख्या आवंटित की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसस हाउस ए, यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे सेंसस हाउस बी और सेंसस हाउस सी। तो जो सेंसस हाउस नंबर मस्ट ऑलवेज बी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का ये नंबर होना चाहिए। तो अगर मान लिया किसी को आपने जो भवन संख्या है उसको मकान संख्या को 1 दिया तो इसको आप लिखेंगे 0001, तो 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे। यदि दो डिजिट में चला गया है, जैसे यहाँ पर 23 चला गया, तो इसके आगे आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे ताकि ये 4 डिजिट का बन जाए। लेकिन अगर आपने ये सीधे नंबर 1 लिख दिया या नंबर 23 लिख दिया या नंबर 154 लिख दिया तो
तो ये पूर्ण रूप से गलत होता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आप जो भी मकान गणना की मूलभूत इकाई करेंगे उसमें 4 डिजिट अवश्य होनी चाहिए। अब जनगणना मकान संख्या भी देख लेते हैं हम यहाँ पर कि क्या क्या इसमें आरंभिक बिंदु है। मकान सूचीकरण ब्लॉक के पहले मकान को मकान संख्या 001 दी जाएगी। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं 001 इस मकान की संख्या को दी गई है। अब नियम 2 देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, अपनी सततता बनाए रखनी है। किसी भी ब्लॉक में मकान संख्या क्रमिक रूप से लगातार आगे बढ़ती है, इसका पालन किया जाना है। यह बिखरे हुए क्रम में नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 001 है, फिर 002 आ गया, तो यहाँ 003 होगा। ये नहीं है कि ये 002 हो गया तो इसको भी आपने 002 मान लिया, ये गलत है। या फिर 001 इसको माना तो इसके बाद तुरंत आप इसको 002 नहीं दे सकते, इसके ठीक अगले वाले को ही आपको 002 देना होगा। इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अब इसमें हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, भवन एवं जनगणना मकान। मकान सूचीकरण एवं नंबर देना मूल नियम एक दृष्टि में देख लेते हैं कि एक तो होता है भवन, एक होता है जनगणना मकान। छत का होना आवश्यक है। जो हमारा जनगणना भवन है, छत अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। खुले प्लॉट जमीन को नहीं गिनते इसमें भवन के रूप में। लोकल प्रशासन द्वारा दिए गए भवन संख्या को प्राथमिकता देनी है। यदि जैसे हमने पहले भी बताया कि क्षेत्रीय प्रशासन के द्वारा भवन संख्या आवंटित की गई है तो उसी को प्राथमिकता देनी है। यदि प्रशासन द्वारा नंबर नहीं दिया गया है तो व्यवस्थित ढंग से भवन संख्या आपको देनी है। और इसके अलावा गणना के दौरान मिले नए भवन को सब नंबर दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण में आपको पहले भी बताया कि इसको 10/1 मान लिया गया है अगर 10 और 11 के बीच में कोई भवन आ गया है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जनगणना मकान को देख लेते हैं। यह 4 अंकों का नंबर होता है, 4 डिजिट इसमें होनी चाहिए। जैसे हमने अभी ऊपर भी बताया, पूरे ब्लॉक के लिए एक ही निरंतर सीरियल नंबर होना चाहिए। जैसे 001 के बाद 002, 003। और जो मकान का पहला नंबर होगा, जो पहला मकान होगा जिसमें आप जनगणना कर रहे हैं, सदैव 0001 से ही आरंभ होता है। प्रत्येक नए भवन के साथ अनुक्रमक रीसेट नहीं होता है। नवनिर्मित भवनों जैसे 10/1 में स्थित मकानों को HLB की अंतिम गणना के बाद जनगणना मकान संख्याएं दी जाएगी। जैसे मान लिया कि 0154 हो गया, 0155 हो गया। अब इसमें स्वगणना भी हो रही है। एक फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है कि स्वगणना भी आप स्वयं से कर सकते हैं। और जब आप स्वगणना कर लेंगे तो जो हमारे एक आईडी आपको प्रदान की जाएगी, और जब जनगणना के अधिकारी आपके पास पहुंचेंगे, प्रगणक पहुंचेंगे, तो आप उस आईडी को अगर दिखाएंगे तो उस आईडी को आप जैसे ही एंटर करेंगे तो संबंधित मकान मालिक की पूरी सूची जो उसने जो स्वगणना में भरी होगी वो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक विकल्प ये भी दे रखा है, तो इसको भी आप देख लें, ध्यान दें। अब इसमें जो एक प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर 4, फर्श की मुख्य सामग्री क्या है। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस दे रखी है कि मिट्टी का फर्श है या लकड़ी का फर्श है, बैम्बू या फिर जो बांस का फर्श है, या ब्रंट ब्रिक का फर्श है, या सीमेंट का फर्श है, या फिर टाइल लगी है इसमें। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। तो सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करता है। जैसे कि यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी है, तो इसमें जो मुख्य सामग्री होगी, बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में फर्श की सामग्री अलग अलग हो सकती है, और बहुमंजिला इमारतों में प्रत्येक जनगणना घर के फर्श को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। तो इस कंडीशन का भी आप ध्यान रखेंगे, और तब इसमें आप इन दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें आपको एक का सेलेक्ट करना होगा। ये देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन आपको HLO ऐप में दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, दीवार की मुख्य सामग्री। सामग्री का बड़ा हिस्सा ही प्रमुख सामग्री का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड 1 से 5, कोड 1 से जो ये 5 इस ऐप में दिखाई दे जाएंगे, उन सामग्रियों को दर्शाते हैं जो स्थायी प्रकृति की नहीं होती। शेष 6 से 9 तक के कोड वाली सामग्रियाँ स्थायी प्रकृति की है। जैसे 6 से 9 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें पत्थर हो गया, ये इस प्रकार की सामग्री है। बाहरी सतह पर प्लास्टर और पेंट होने के कारण अक्सर दीवार की सामग्री का पता लगाना मुश्किल होता है। तो दीवार की सामग्री की जांच और पुष्टि तब की जानी चाहिए जब बाहरी सतह से इसका पता लगाना मुश्किल हो, क्योंकि वह प्लास्टर और पेंट की कमी हुई हो। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और तभी भरें। अब इसमें देखें, दीवार की मुख्य सामग्री के और एग्जाम्पल बता रखे हैं।
दीवार मिट्टी या कच्ची ईंटों की बनी हो सकती है, हालांकि इस पर सीमेंट का प्लास्टर और पेंट भी किया जा सकता है। ये जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि ये मड ब्रिक है, वॉल प्लास्टर्ड है विद सीमेंट। और इसी के साथ साथ दीवारें ढीले पत्थरों से भी बनी हो सकती है। देखेंगे आप, पत्थरों की भी दीवारें हैं जो ढीले पत्थर हैं। यदि पत्थरों को चूने या सीमेंट के गारे में नहीं भरा गया है तो कोड संख्या 5 का चयन किया जाना चाहिए। जैसे कोड संख्या 5 यहाँ पर है, इसका चयन आपको करना है तब। और इसके अलावा यदि दीवारें चूने या सीमेंट के गारे से अच्छी तरह भरी हुई पत्थरों से बनी हैं तो कोड संख्या 6 का चयन किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड संख्या स्टोन पैक्ड विद मोर्टार, ठीक है, इसका आप प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका चयन करेंगे। अब दीवारों की सामग्री देख लेते हैं, और इसमें अभी और भी आगे कई विकल्प आपको दिखाई दे सकते हैं। यदि दीवार के दो प्रकार हों तो पता लगाएं कि कौन सी दीवार अधिक उपयोग की जाती है और कोड उसका दे दें। अब इसमें एक दीवार ये है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, दूसरी दीवार ये है। तो कौन सी दीवार अधिक उपयोगी है उसको आपने यहाँ पर कोड में अंकित करना है, उसके कोड को। तो ये आपको बड़े ध्यानपूर्वक भरना है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, छत की मुख्य सामग्री। सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करेगा। पूरे छत की जो छत कंक्रीट हो, पूरे घर की जो छत है वो कंक्रीट की हो सकती है, हालांकि कोई अस्थायी निर्माण हो सकता है जिसकी छत जो है घास फूस की बनी हो। ऐसे मामलों में छत की सामग्री के रूप में कंक्रीट का उपयोग किया जाना चाहिए। खपरेल, कवेलू, खपरा पारंपरिक हस्त निर्मित छत की टाइल्स हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है हैंडमेड टाइल्स हैं और ये मशीन मेड टाइल्स हैं। ये एग्जाम्पल आपको देने हैं। इसी के आधार पे आपको यहाँ पर इन विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। अब इसके साथ साथ छत की सामग्री में ये भी आ सकता है, ये जो स्लेट होती हैं, यदि मुख्य सामग्री सिंगल है तो इसे स्लेट के समान माना जाएगा। जैसे छत की सामग्री आप देख सके होंगे, ये स्लेट नुमा पत्थर हैं तो इसको हम स्लेट मानेंगे। अब इसमें और कंडीशंस भी आ सकती है कि मान लीजिए कि जो भूतल की छत है लकड़ी की है, जो ये नीचे वाली छत है ये लकड़ी की है, जबकि ऊपरी मंजिला की छत कंक्रीट की है। यहाँ पर इसकी छत कंक्रीट की है, तो ऐसे में जनगणना भवन की छत को कंक्रीट की छत माना जाएगा। ये वाली कंडीशन बता रहे हैं हम ये चित्र के माध्यम से। तो इस ऐसे में इसको जनगणना के लिए छत माना जाएगा, कंक्रीट की छत को माना जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि यदि प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग जनगणना भवन है तो भूतल पर स्थित जनगणना भवनों की छत लकड़ी की होगी, जबकि ऊपरी मंजिल पर स्थित जनगणना भवनों की छत कंक्रीट की होगी, जैसे यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर मुख्य सामग्री देख सकते हैं छत और दीवार की। छत एवं दीवार बनाने में मुख्य रूप से कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है। ये घास फूस भी हो सकती है, ये जो स्वनिर्मित टाइल्स हैं ये भी हो सकती है, खपरेल भी हो सकती है, तो इसको आपको देखना है। इसके साथ ही साथ जो छत हाथ से बनी जो टाइलें हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसका कोड 3 है, इसको भर सकते हैं। जो पक्की ईंटें हैं उसका कोड 8 है, और टाइलों के ऊपर पॉलीथीन और ईंटों का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये प्रयोग किया गया है। तो इस हिसाब से आपको ये कोड भरने हैं। अब छत की दीवार देखेंगे, छत और दीवार, छत घास फूस की भी हो सकती है, इसके लिए कोड 1 है। और यदि दीवार बांस की है, ये देखेंगे बैम्बू वाली दीवार रखी हुई है, तो कोड 1 दे सकते हैं इसको। छत और दीवार में अभी और भी कंडीशंस हैं, दीवार घास फूस की होगी, बांस की होगी तो कोड 1। छत जीआई धातु एस्बेस्टस शीट की होगी तो कोड 8 आपको भरना है, जैसे एस्बेस्टस शीट है। और दीवार अगर पक्की ईंट की है, छत कोड 8 देना है। छत मशीन से बनी टाइलें कोड 4 देना है इसमें। तो अलग अलग कोड की कंडीशन यहाँ पर आपको बताई गई है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जनगणना भवन के उपयोग, कि कौन से भवन उपयोग वाले हैं, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हो सकते हैं। जनगणना मकान का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे कि एक तो आवासीय हो सकता है, अब एक हो सकता है आवास सह अन्य उपयोग, और एक होता है गैर आवासीय। अब आवासीय में क्या आते हैं, आवास सह अन्य उपयोग में क्या आते हैं, और गैर आवासीय में क्या आते हैं। तो बड़े थोक बाजारों में इन दुकानों या कार्यालयों, जो गद्दी में काम करने वाले लोग रात के समय इसका उपयोग निवास सह दुकान या निवास सह कार्यालय आदि के रूप में करते हैं। आपने देखा होगा कि कई दुकानें, परचून की दुकानें हो गई, या कई दुकानें ऐसी हैं जिनके पीछे रूम भी होता है आवासीय और आगे दुकान होती है और वो अटैच होते हैं।
तो ऐसे में इसको आवास सह अन्य उपयोग के रूप में गिना जाएगा और गैर आवासीय उपयोग का विवरण देना आवश्यक है। जैसे किराना की दुकान हो गई, कपड़े की दुकान हो गई, दवा की दुकान हो गई, जिसमें शटर है और शटर बंद हो जाता है तो दुकान भी ऑफ हो जाती है और उसके पीछे कुछ भी चीज़ अटैच नहीं है। अब यहाँ पर जनगणना के मकान के उपयोगों में और भी यहाँ पर देख लेते हैं हम कंडीशंस। जनगणना घरों में मौसमी गतिविधियाँ हो सकती हैं जो घर की सूची बनाते समय नहीं हो रही हो, जैसे कि तेल मिलें हो गई, शेड में गुड़ बनाना आदि हो गया। इसकी पहचान गहन पूछताछ से की जा सकती है, जैसे यहाँ पर आप इसमें चित्र में देख रहे होंगे। साथ ही साथ यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस उसके किसी भाग का उपयोग निवासियों द्वारा सामान्य निवास के रूप में भी किया जाता है तो उसे निवास सह होटल, निवास सह लॉज, निवास सह गेस्ट हाउस कहा जाएगा, जैसा भी मामला यहाँ पर हो। तो ये कंडीशन भी आपके पास आ सकती है। और यदि परिवार संस्थागत है तो संस्थागत है पर सही का निशान लगाएं। संस्थागत परिवारों के लिए केवल 11 प्रश्नों के उत्तर भरने हैं। संस्थागत परिवारों की स्थिति ऐप के प्रश्न 9 में संस्थागत परिवार की संख्या को 999 आवंटित करेगा, तो इसको भी आप ध्यान रखें। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, जनगणना भवन की स्थिति है, केवल इस पर लागू होगा। सामान्य परिवार जनगणना गृह जिनका उपयोग आवासीय या आवासीय सह अन्य उपयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड 1 वे मकान जिन्हें किसी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है और अच्छी स्थिति में है, अच्छा और कोड 1 का चयन किया जाना है इसमें, जैसे ये है आपके सामने स्क्रीन में। अब इस दूसरी स्क्रीन में देख लेते हैं हम, रहने योग्य के लिए कोड 2 जिन मकानों में मामूली मरम्मत की आवश्यकता होती है, जैसे थोड़ा प्लास्टर उखड़ गया या फिर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, उन्हें रहने योग्य माना जा सकता है और कोड 2 का चयन किया जाएगा। और एक मकान ऐसे होते हैं जो जर्जर हैं, जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, उनके लिए कोड 3 भरा जाएगा। ऐसे मकान जो जीर्ण शीर्ण होने के संकेत दिखाते हैं या टूट फूट गए हैं और उन्हें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है, या वे मकान जो जीर्ण शीर्ण या बर्बाद हो चुके हैं और जिनका जीर्ण शीर्ण या मरम्मत नहीं की जा सकती, उन्हें जर्जर माना जा सकता है और कोड 3 का चयन किया जाना चाहिए। जनगणना मकान का उपरोक्त वर्गीकरण केवल जो उत्तरदाता की सहायता के लिए है, हालांकि अंततः उत्तरदाता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही चयन किया जाएगा। जो कि मकान के मालिक हैं, स्वामी हैं, उनके द्वारा ही जो उत्तर दिए जाएंगे उसी आधार पर किया जाएगा। लेकिन यदि आपको डाउट होता है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, बड़े प्यार से क्वेश्चन पूछने हैं जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब यहाँ पर आता है परिवार संख्या। यह फील्ड क्या होता है, जो एचएलओ ऐप में ये फील्ड होगा ये निष्क्रिय होगा और स्वतः वृद्धि के साथ अपडेट होता रहता है, ये अपने आप ऑटो जनरेटेड होता जाएगा। जिन जनगणना घरों में आवासीय या आवासीय सह अन्य उपयोग विकल्प उपलब्ध हैं उन्हें ऐप में स्वतः ही एक परिवार संख्या आवंटित कर दी जाएगी। यदि विकल्प आवासीय सह अन्य उपयोग और संस्थागत है तो ऐप संस्थागत परिवार को परिवार संख्या 999 आवंटित करेगा। यदि विकल्प आवासीय सह अन्य उपयोग और बंद है तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा। यदि विकल्प आवासीय सह अन्य उपयोग और संस्थागत और बंद दोनों हैं तो ऐप कोई भी परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा क्योंकि यह बंद है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्यक्तियों की कुल संख्या। सामान्य और संस्थागत दोनों ही घरों में रहने वाले व्यक्तियों को दर्ज किया जाना है। तो इसमें देख लेते हैं हम, शिशु और बुजुर्ग जो हैं सभी लिंगों के समस्त व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, चाहे शिशु हैं चाहे बुजुर्ग हैं, सभी जो मेल हैं फीमेल हैं सबको इसमें शामिल किया जाएगा। नियमित निवासियों को भी शामिल किया जाएगा, भले ही उनमें से कुछ उस दिन अनुपस्थित हों। ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आप जनगणना मकान गणना के लिए पहुँचे उसमें जो वहाँ नियमित रहते हैं लेकिन किसी कार्य से शहर से बाहर गए हों तो उनको भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। अनजाने आगंतुकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब मान लिया कि कोई दूर से अनजाना व्यक्ति है उस घर में उस समय उपस्थित है, चाय पी रहा है या पानी मांगने के लिए आ गया है, तो उसको आप शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से 13 जो क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया से संबंधित आपको जानकारी इसमें भरनी होगी। जो प्रश्न संख्या 11 होगा, परिवार के मुखिया का नाम, वह व्यक्ति जिसे परिवार में मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह निर्णय लेने वाला होता है, मुख्य जिम्मेदारी उसी की होती है। संस्थागत परिवारों के लिए नाम के स्थान पर पदनाम दर्ज किया जाना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रश्न संख्या जो 12 आएगा, परिवार के मुखिया का क्या जेंडर है, वो मेल है फीमेल है, ये भी यहाँ पर पूछा जाएगा।
और प्रश्न संख्या जो 13 है, परिवार के मुखिया के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है, इसका विकल्प आपको चुनने के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 में देख लेते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य के मामले में ध्यान रखने की योग्य क्या क्या बातें हैं। संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची उपलब्ध होगी। उत्तरदाता द्वारा बताई गई जाति जनजाति का नाम दी गई सूची से मिलान मिलान भी करना है आपको। कहीं हो सकता है कि जिस मकान में आप भवन गणना करने गए हों, वहाँ पर जो मकान मालिक हैं उनके द्वारा अपने आप को किसी अन्य कास्ट का बताया गया है, लेकिन जो सूची आपको मिली है उसमें आपको कोई और कास्ट दिख रही है, तो आपको ये मिलान जरूर करना है। अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के हो सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि या तो हिंदू होंगे, सिख होंगे या बौद्ध धर्म के होंगे। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तो एक नोट करने वाली बात यह है, परिवार के मुखिया के धर्म के बारे में पूछकर भी उनके उत्तर की पुष्टि की जा सकती है। यदि परिवार का मुखिया ना तो अनुसूचित जाति का है ना ही अनुसूचित जनजाति का, तो आपको कोड 3 का चयन करना है। तो ये स्थिति भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा जो स्वामित्व की स्थिति है, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वामित्व वाला मकान, कोड 1 भरना है आपको। किराया या न चुकाने वाले परिवार, किस्तों पर स्वामित्व के आधार पर लिया गया फ्लैट या मकान। ये स्थिति आ सकती है कोड संख्या 1 में, जो किराया न चुकाने वाले परिवार हैं या किस्तों पर स्वामित्व के आधार पर लिया गया फ्लैट या मकान। हो सकता है किसी ने फ्लैट लिया हो या फिर कोई मकान खरीदा और उसकी जो किस्तें हैं वो बंधी हुई हो, तो उस स्थिति में यहाँ पर कोड 1 का चयन करना है। अब किराए के मकान देख लेते हैं, कोड 2 या 3। किराया नगद या वस्तु के रूप में दिया जाता है। नियोक्ता द्वारा किराए पर दिया गया आवास किराए पर लिया गया हो, लेकिन अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकारी आवास और इसी तरह के जो आवास होते हैं वो इस श्रेणी में शामिल होंगे। और कोड नंबर जो 4 है, स्वामित्व, नियोक्ता द्वारा किराया मुक्त आवास, अतिक्रमित भूमि पर निर्मित मकान, परित्यक्त इमारतों में अवैध रूप से रहने वाले परिवार, प्राकृतिक आश्रय। तो इसको आपको कोड 4 भरना है। अब इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। जैसे यहाँ पर ये चित्र में आप देखेंगे, ये बैठक कक्ष है, दूसरा बैठक कक्ष इस प्रकार का है, तीसरा नौकर का कमरा ये इस प्रकार का है, रहने के कमरे। अब यहाँ पर आप देखते हैं जो शयन कक्ष है वो इस प्रकार से है और जो अध्ययन कक्ष स्टडी रूम है वो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। रहने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरे में निम्नलिखित शामिल नहीं होते। रसोई घर इसमें शामिल नहीं होगा, भंडार गृह इसमें शामिल नहीं होगा, बाथरूम शौचालय इसमें शामिल नहीं होगा, गलियारा और बरामदा इसमें शामिल नहीं होगा। इनको रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या में नहीं गिना जाएगा। वह घर जिसमें एक कमरा दुकान कार्यालय के साथ साथ रहने के लिए भी इस्तेमाल होता है, रहने के लिए कमरे शून्य है, ये लिखा जाएगा। एक से अधिक परिवारों द्वारा साझा किए जाने वाला रहने का कमरा किसी भी परिवार के लिए गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर 2 परिवार इकट्ठे रह रहे हैं या 3 परिवार एक साथ रह रहे हैं या उससे ज़्यादा रह रहे हैं और वो साझा कर रहे हैं कमरों को, तो उसको परिवार के लिए गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। तो विवाह के माध्यम से एक दंपत्ति बनता है। स्थायी संबंध, लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक तो इनका विवाह पूरे अपने धर्म के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार हुआ हो, तो एक विवाह ये हो जाता है। दूसरा है कि लिव इन रिलेशनशिप को भी विवाहित दंपत्ति माना जाएगा। जो लिव इन में रह रहे हैं उनको भी विवाहित दंपत्ति के रूप में माना जाएगा। हाँ, भले ही उन्होंने इस कानूनी रूप से इसमें लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, तभी इनको विवाहित दंपत्ति के रूप में माना जा सकता है। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या दर्ज की जानी है कि पति पत्नी कितने हैं, विवाहित दंपत्ति कितने हैं। वे दंपत्ति जो नियमित रूप से घर में रहते हैं, भले ही उनमें से एक अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो एवं उनकी उम्र चाहे जो भी हो, दंपत्ति के रूप में गिना जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मान लिया कि पत्नी घर पे मौजूद है लेकिन पति 1-2 दिनों के लिए बाहर जा रखे हैं, तो उनको भी विवाहित दंपत्ति के रूप में माना जाएगा। या फिर पति नौकरी करने के लिए बाहर जा रखे हैं और पत्नी घर पे है, या फिर पत्नी नौकरी करने के लिए बाहर जा रखी है, पति घर पे है, तो उनको भी विवाहित दंपत्ति के रूप में माना जाएगा, क्योंकि वो अस्थायी रूप से गए हैं, स्थायी रूप से तो गए नहीं है, घर उन्होंने आना ही है। यदि व्यक्ति अकेला रहता है या घर में कोई विवाहित दंपत्ति मौजूद नहीं है, तो शून्य दर्ज किया जाना है इस कंडीशन में। तो ये भी आप समझ गए होंगे।
तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको HLO ऐप में जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं मकान सूचीकरण से संबंधित प्रश्न संख्या 1 से 16 का जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने का प्रयास किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 17 से 34 का जो विस्तृत विवरण है वो देने का प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अन्य शिक्षक साथी जिनकी ड्यूटियाँ इस जनगणना के प्रथम चरण में लगी हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएँ, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।